कोई आरएसएस विरोधी की बात नहीं करेंगे हम, कोई उनकी क्रिटिक की बात नहीं करेंगे, किसी विदेशी लेखक की बात नहीं करेंगे, किसी मुसलमान लेखक की बात नहीं करेंगे। लेकिन जरा सा हम विवेकानंद जी का सुन लें। विवेकानंद जी वो हैं जिनकी मूर्तियां आरएसएस वाले आजकल सब जगह लगवाते घूम रहे हैं। प्राचीन जो स्रोत रहे उनके आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना, वो उसे खाना चाहिए। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मेरा सुनिए। इसी भारत में एक समय था जब गौ मांस खाए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं रह सकता था। आपने वेदों में पढ़ा है कि जब एक सन्यासी एक राजा या एक महान व्यक्ति किसी घर में आता था तो सबसे अच्छे बैल को मार दिया जाता था। कि चूंकि हम एक कृषि जाति थे इसलिए सबसे अच्छे बैलों को मारने का मतलब नस्ल का विनाश था। इसलिए यह प्रथा बंद कर दी गई और गायों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई गई। अगर आपके यहाँ मेहमान आ गए, आपके यहाँ भगवान आ गए, आपका कोई गुरु आ गया, तो आपने उसके लिए गैया काटनी है। गैया क्यों काटनी है? कि वो आपको सबसे प्यारी चीज है। उन दिनों उच्च जातियों द्वारा भेड़ का मांस, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस और अन्य प्रकार के मांस का सेवन किया जाता था, और फिर भी वह विश्व के सबसे आध्यात्मिक राष्ट्र थे। इसका मतलब क्या हुआ कि मांस का और आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके अध्यात्म का, मांस का और आपके हिंदू धर्म का कोई विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। बाबा साहब का एक लेख है जो हर आदमी ने पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का लेख है ये। जब भी पढ़े लिखे ब्राह्मण इस पर बहस करें कि हिंदुओं ने कभी बीफ नहीं खाया और वो तो गाय को पवित्र मानते हैं तथा उन्होंने सदा ही गौवध का विरोध किया है, तो उनकी बात को स्वीकार करना असंभव है। क्या बंगाल के बच्चों की थाली से अंडा हटाना पोषण का सवाल है या विचारधारा? ये मुद्दा कई बार प्रोफेसर इतिहासकार शमशुल इस्लाम उठा चुके हैं। आज फिर हम ये समझेंगे कि ये हम क्यों कह रहे हैं। इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सिर्फ खाने का नहीं बल्कि राजनीति, पोषण, संविधान और विचारधारा की बहस बन चुका है। इसमें देखिए इसमें परवल है, देख लीजिए आप यहाँ पे। इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है। इधर देखिए आप सर, ये देखिए इधर देखिए, इधर देखिए सर। आप हाथ छोड़ के बात कीजिए। आप हाथ नहीं लगा सकते सर, ये बात है। आप हाथ नहीं लगाइए। तुमको क्या लगा? हाँ, आप हाथ लगाते हैं, बोलते हैं ऑफिस में चल। आप आइए, बैठ बात कीजिए ना। ठीक है ना, आइए बात कीजिए ना, जो भी बात करना है हमसे आप ऑफिस में बात कीजिए। एक तरफ राज्य सरकार ने कोलकाता नगर निगम के स्कूलों में मिड डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन की अक्षय पात्र योजना को सौंप दी है। दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि जब बंगाल की लगभग 98% आबादी किसी न किसी रूप में मांसाहारी भोजन करती है, तब बच्चों की थाली से अंडा क्यों हटाया जा रहा है? यहीं पर पत्रकार अवंतिका घोष ने अपने लेख में इसी मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि खून की कमी से पीड़ित हैं, और बच्चों में कुपोषण भी चिंता का विषय है, वहां स्कूलों के भोजन से पशु आधारित प्रोटीन हटाने के फैसले पर वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से चर्चा होनी चाहिए। लेख में यह भी कहा गया है कि गरीब परिवारों के अनेक बच्चों के लिए स्कूल का भोजन दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। ऐसे में सप्ताह में मिलने वाला 1 या 2 अंडा भले ही पूरी समस्या का समाधान ना हो, लेकिन उसका अपना पोषण महत्व है। नहीं, सिर्फ एक का सवाल नहीं है। जहां तक प्रोटीन का सवाल है, प्रोटीन में जैसा मसूर का दाल दिया जाता था तो मसूर का दाल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका मसूर का दाल नहीं देगा। तो ये जो प्रोटीन, और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में जो 5000 हम लोगों का जो एंसेस्टर लोग यहाँ 5000 साल पहले से रह रहे हैं, तो ये साइंस से जो हम खाते हैं ये हमारा माने चला आ रहा है। तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन पीपल है। तो मिड डे मील में जहाँ प्रोटीन का सवाल है, अंडा एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, मसूर का दाल एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, तो ये हटाना ठीक नहीं है। ये इस्कॉन को देने से जो होगा तो ये सिर्फ वेजिटेरियन फूड दिया जाएगा, तो बंगाल का पैमाने में ये ठीक बात नहीं है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अवंतिका घोष ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या किसी विशेष धार्मिक परंपरा के खान पान के नियम सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर प्रभाव डालने चाहिए?
उनके अनुसार बच्चों के संवैधानिक अधिकार के रूप में मिलने वाले भोजन का स्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण की ज़रूरतों के आधार पर तय होना चाहिए। लेख में पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं का भी उल्लेख किया गया है। अवंतिका घोष लिखती हैं कि बंगाल में मां काली को मटन और चावल का भोग लगाया जाता है, जबकि दुर्गा पूजा की नवमी पर मछली या अन्य मांसाहारी व्यंजन धार्मिक परंपरा का हिस्सा हैं। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान बीजेपी के कई नेता, कई मंत्री आपको मछली और मांसाहारी सेवन करते हुए दिखे होंगे। तो ऐसे में राज्य में शाकाहारी को सांस्कृतिक पहचान बताकर प्रस्तुत करना उनके अनुसार ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता। इस्कॉन हमारा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जी, ये बच्चे लोगों को तो खाने का एक प्रॉब्लम है। वो उसको ये अब देखिए, एक खाना नहीं चाहता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। लेकिन ये मिड डे मील में ये अंडा एक ऐसा चीज है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए भी ठीक है और बच्चे के लिए, बच्चे को साइकोलॉजी में ये अंडा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो अगर इस्कॉन मिड डे मील तैयार करेंगे तो वो तो धार्मिक प्रतिष्ठान है, उसको तो वेज करना पड़ेगा। तो बच्चे लोगों का मेनू नॉन वेज से वेज हो जाएगा और अंडा बाद चला जाएगा। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से हमारा रिक्वेस्ट होगा, ये डिसीजन रिकॉन्सिडर कीजिए। मिड डे मील कोई धार्मिक प्रतिष्ठान से नहीं होना चाहिए। उसका बहुत हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, उसका बहुत काम है, वो अपना काम कीजिए। लेकिन बच्चे का जो मिड डे मील है उससे अंडा और नॉनवेज आइटम नहीं बात होना चाहिए। डाइटिशियन जो भी देगा उसमें तो वेज ही होगा। देखिए, ये न्यूट्रिशन का बात नहीं है, सिर्फ बच्चे लोगों का साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी है। बच्चे लोग अंडे पसंद करते हैं। ये अंडा जो होता है, एग्स जो होता है, डीम जो होता है, ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके अल्टरनेटिव आप थोड़ा दूसरा कोई वेज मेनू दे दीजिए। तो किसी दिन सुना जाएगा वो सब जो आज हेल्थ का जो टैबलेट्स है ना, वो टैबलेट्स हो सकता है, तो वो तो न्यूट्रिशन तो हो गया ना, तो खाने का क्या जरूरत है। तो बात वैसे नहीं है। बात है ये अंडे बच्चे लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है और बच्चे लोग को खाने के मोटिवेट करने के लिए ये एग्स, अंडा एक फैक्टर है, तो इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। लेख विज्ञान का भी हवाला देता है। उसमें कहा गया है कि शरीर को आवश्यक सभी अमीनो एसिड उपलब्ध कराने वाले प्रोटीन सीमित होते हैं और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व मुख्यतः पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। इसलिए पोषण एक्सपर्ट लंबे समय से संतुलित भोजन पर जोर देते हैं। अगर बात करी जाए प्रोटीन की, तो अंडा, पनीर, सोया पनीर, स्प्राउट्स, मूंग, या सारी दालें बहुत अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। मगर अंडा और दूध से बनी हुई चीज़ें यानी कि दूध, दही, पनीर बेहतरीन सोर्सेज आते हैं प्रोटीन की, क्योंकि इसमें सारी 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होती हैं, जो एक बायोलॉजिकली अवेलेबल और कंप्लीट प्रोटीन बनाता है इसको ह्यूमन डाइजेशन के लिए। और दूसरी तरफ बात करी जाए दाल से बनी हुई चीज़ें यानी कि स्प्राउट्स, मूंग, चना, इनमें 100% प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि सारी की सारी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इनमें नहीं होती हैं, इसलिए ये बायोलॉजिकली कंप्लीट नहीं माने जाते हैं। तो अंडे को पनीर से रिप्लेस करने में कोई मनाही नहीं है, मगर क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ कॉस्ट हमेशा से मेजर इशू रहा है, तो पनीर कॉस्टलियर होगा कंपैरेटिव टू एग, और बच्चों के लिए इजी है अंडे को कंज्यूम करना कंपैरेटिव टू स्प्राउट्स को या सोया को या पनीर को कंज्यूम करना। प्लस 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ साथ अंडे में विटामिन D और B12 और कोलिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स में और दालों में मिसिंग है। हालांकि दालों में फाइबर का अच्छा अमाउंट है, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स में कैल्शियम अच्छा अमाउंट है, बट फिर भी कॉस्ट की बात करी जाए तो मैं यही कहूँगी अंडा एक बेहतरीन सोर्स है सारे प्रोटीन सोर्सेज में, और सस्ता भी है, तो अंडे को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। हालांकि इस पूरे विवाद में सरकार का पक्ष भी सामने आया है।
शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने विधानसभा में कहा है कि अंडा ही पोषण का एकमात्र स्रोत नहीं है और शाकाहारी भोजन से भी संतुलित पोषण प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक तरफ सरकार का दावा है शाकाहारी भोजन पर्याप्त है, दूसरी तरफ पत्रकार, पोषण एक्सपर्टों का एक वर्ग और कई सामाजिक संगठन इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी एक्चुअली दुष्प्रचार कह सकते हैं। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ। एक 100 ग्राम अंडे में 13 ग्राम प्रोटीन होता है। वहीं पर सोयाबीन जो चंक्स होता है उसमें 52 से 54 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन होता है। तो ये कहीं ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा उसमें प्रोटीन, 3-4 गुना, 4 गुना लगभग प्रोटीन है सोयाबीन में। फिर वो तो छोड़ दीजिए, जो हम घर में वेजिटेरियन लोग सामान्य दाल खाते हैं, एवरेज हर एक दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है, वो भी आपके अंडे से 2 गुना ज़्यादा। फिर पनीर हो गया, पनीर में भी 22 ग्राम होता है। तो अगर साइंस की बात करें तो तथ्य से बात किया जाए, मैं कल यही देख रहा था कि भारत का अगर मानचित्र देखा जाए तो जो भी स्टेट जहाँ पर वेजिटेरियन लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे राजस्थान 61% लोग वेजिटेरियन हैं, और मध्य प्रदेश से लेके आप गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर वेजिटेरियन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मैप में कंपेयर कर रहा था कि किस स्टेट में प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। तो आश्चर्य की बात है कि वो है वेजिटेरियन स्टेट में। और जो बंगाल से नीचे के स्टेट है जहाँ पर मांस खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर प्रोटीन का कंजम्पशन कम है। और वो वही चीज़ फैक्ट दिखा रहा है कि एग में 13 ग्राम और राजमा और सोयाबीन में ज़्यादा है, दाल में ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर, अपनी वाइफ के साथ वो प्योर वेजिटेरियन है। तो वो क्रिकेट सबसे, मतलब हम क्या बोलें, इवन ओलंपिक्स में बहुत सारे मैं गोल्ड मेडलिस्ट का नाम ले लूँगा जो शाकाहारी हैं। अभी विश्व में ट्रेंड हो रहा है कि लोग शाकाहारी बन रहे हैं, इवन वीगन बन रहे हैं। तो ये तो तथ्य बनाता है और साइंस के बेसिस पर ही वो वेजिटेरियन आहार को अपना रहे हैं। कहीं न कहीं झूठ फैलाने की बात हो रही है। ये बहुत दुखद है। प्लस ये कहा जा रहा है कि ये बंगाली मतलब माछ भात, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बंगाली नहीं थे? 500 साल पहले उन्होंने ही, चैतन्य महाप्रभु, उनको शेरा बंगाली कहा जाता है, जिनके वैष्णविज्म और को हम लोग इस्कॉन फॉलो करते हैं। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद भी एक बंगाली थे, जो पूरे विश्व में लेके गए इस्कॉन की भावना को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को। और आज पूरे विश्व में 8 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं और बहुत सुखी हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। लेकिन अब रुकिएगा, क्या यह विवाद सिर्फ भोजन का है या इसके पीछे एक लंबी वैचारिक बहस भी छिपी हुई है? ये बहुत बड़ी बात हम जो आपको कह रहे हैं इसको समझिएगा। इसी सवाल को लेकर जब हम चलते हैं लेखक, शोधकर्ता और आरएसएस के इतिहास पर लंबे समय से अध्ययन करने वाले शमसुल इस्लाम के पास। जी हाँ, शमसुल इस्लाम अपने शोध और प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर ये तर्क है कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के भीतर भोजन, शाकाहार और मांसाहार को लेकर समय समय पर अलग अलग विचार सामने आए हैं। वो ऐतिहासिक दस्तावेजों, लेखों और वक्तव्यों का हवाला देते हुए अपनी बात रखते हैं और ये दस्तावेज सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कोई उनके अपने दस्तावेज नहीं हैं। जो चीज़ें आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स में, उनकी किताबों में, उनके राइटरों ने लिखा है, उसी पर शमसुल इस्लाम चर्चा करते हैं। तो आखिर वो किन दस्तावेजों का उल्लेख करते हैं? क्या इतिहास में दर्ज सामग्री आज की राजनीति से जुड़ती है? और भोजन की बहस आखिर कब विचारधारा की बहस बन जाती है? तो दोस्तों, आइए चलते हैं शमसुल इस्लाम साहब के साथ और जानते हैं कि ये अंडा, मांस, शाकाहार कहने वाले लोगों का खुद का क्या इतिहास है। मनुस्मृति क्या कहती है, जरा उसके बारे में हमें सुन ले। आपको चैप्टर 3 मनुस्मृति का, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 देखना चाहिए। हमारे पास समय कम है, इसलिए हम सिर्फ उसमें से एक श्लोक आपको बताएंगे। ये चैप्टर 5 का श्लोक 35 है। जो ब्राह्मण श्राद्ध में गौमांस नहीं खाएगा उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। कितनी पीढ़ियां जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5 नहीं जनाब। और उसके अलावा ये कुछ है, 42 है। A twice born man who knowing the true meaning of the Veda slays animal for these purposes causes both himself and the animal to enter the most blessed state।
अगर वेदों के हिसाब से अगर आप मीट खाते हैं तो आपको सबसे शानदार जगह स्वर्ग के अंदर मिलेगी। ये आप इसको हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा, अब उसके बाद भी हम ये कहते रहेंगे, हम ये बराबर कहते रहेंगे कि जनाब वो जो है मांस जो है उसका हिंदू धर्म से बहुत गहरा संबंध है। और ये अभी मैंने बताया था कि चाहे बंगाल का ब्राह्मण हो, चाहे बिहार का ब्राह्मण हो, चाहे जम्मू कश्मीर का ब्राह्मण हो, मीट और ब्राह्मण खाना कुजीन जो है उसके बिना आप इन तीनों जगहों के ब्राह्मणों के खाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। मैंने केरल का उदाहरण आपको दिया। तो ये कहाँ से आया और ये क्यों आया, इसको ज़रा सा हमको समझना पड़ेगा। और इस बारे में जब हम गाय पर बात करेंगे कि उसकी अति कहाँ पर हो रही है, गाय के खाने को लेकर तो छोड़िए, गाय के साथ कोई दलित या मुसलमान मुर्दा गाय के साथ या जिंदा गाय के साथ दिख गया, उसके साथ जो किया जाता है, मैं वो कुछ शर्मनाक वो घटनाएं आपको साझा करूंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे सावरकर हो जो आरएसएस के सबसे बड़े वीर हों, जो वेद हों, उन्होंने किस तरह से गाय की कुर्बानी की इजाज़त दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम गाय खाना शुरू करेंगे, लेकिन गाय का मीट खाना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदारी और उनको इल्ज़ाम दे दिया गया मुसलमानों को और ईसाइयों को और बहुजनों को कि उनकी वजह से ये शुरू हुआ, उस झूठ को हम देखेंगे। हम नंबर 1 इस बात को देख लें कि ये गैया के नाम पर जो हो रहा है उसके बारे में पहले तो सावरकर की बात ले लें हम। सावरकर ने कहा कि गाय कोई पूजने वाली चीज़ नहीं है। और सावरकर की जो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि जब कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही हो या हमारे फ़ायदे की ना हो तो हमने उसको ख़त्म कर देना चाहिए। उनका मतलब गैया से भी था जी। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जी ज़रा माफ़ करेंगे, तो उन्होंने गाय और भैंस जैसे पशु और पीपल व बरगद जैसे वृक्ष मानव के लिए उपयोगी हैं, इसलिए हम उन्हें पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हम उन्हें पूजा करने के काबिल मानते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु केवल इसी अर्थ में। क्या इसका ये अर्थ नहीं है कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में वह जानवर या वृक्ष मानवता के लिए समस्या का स्रोत बन जाए तब वह संरक्षण के काबिल नहीं रहेगा और उसे नष्ट करना मानव व राष्ट्र हित में होगा और तब वह मानवीय और राष्ट्र धर्म बन जाएगा, यानी उनको नष्ट करना मानवीय धर्म बन जाएगा। मैंने गाय की एक और जगह कहा उन्होंने, मैंने गाय की पूजा से जुड़े झूठे विचारों की निंदा इसलिए की ताकि गेहूं को भूसे से अलग किया जा सके और गाय का संरक्षण बेहतर ढंग से हो सके। जिस वस्तु की हम पूजा करें वह हमसे बेहतर व महान होनी चाहिए। उसी तरह राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्र की वीरता, मेधा और महत्वाकांक्षा को जागृत करने वाला होना चाहिए और उसमें देश के निवासियों के महामानव बनने की क्षमता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा गाय उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। जबकि शर्मनाक है कि जस्टिस बहुत सारी कोर्ट्स में, राजस्थान हाई कोर्ट के तो एक जज ने ये कह दिया कि इनको राष्ट्र पशु बना दिया जाए, राष्ट्र पशु बना दिया जाए। और मज़े की बात यह है कि इतना बेशर्मी का इनका रवैया है कि जब एक स्पोक्स पर्सन है आरएसएस का, बीजेपी का है, आरएसएस, दोनों की एक ही बात है, तो उससे जब ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारा खाते हैं, तो उसने कहा वहाँ की गाय जो है वो रंग की होती हैं, दूसरे रंग की होती हैं, सफ़ेद नहीं होती हैं, इसलिए उनको खाना वाजिब है। यानी ये अपने कुकर्म को, अपने झूठ को छुपाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो गाय है वो गाय माता नहीं है, उसको आप खा सकते हैं। तो इनको जब मौका रहेगा, और इनके जो बंदे हैं, इनके सारे रिश्तेदार जो हिंदूवादी जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस के अंदर हैं, न्यूजीलैंड के अंदर हैं, यूके के अंदर हैं, ये वहाँ 300% इनकी आबादी बढ़ गई है वहाँ पर, इन देशों के अंदर। लेकिन वहाँ पर ये उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं जहाँ पे बीफ बिक रहा है, और बीफ ही सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ, सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। वहाँ ये कोई आंदोलन नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते। हाँ, यहाँ पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों और बहुजनों से बदला लेना है, ये सब इसलिए करते हैं। उसके बाद जनाब
रामदेव साहब का आप देखिए, यानी रामदेव जो है, जो इस वक्त आरएसएस के जो हैं वो कोर्ट के पंडित हैं, जैसे मुगलों के ज़माने में मुफ्ती होते थे कोर्ट के, उनके हैं। तो वो 30 सितंबर 2017 को रजत शर्मा के टीवी शो पर थे और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है कि मुसलमानों को गाय के पेशाब का इस्तेमाल करना चाहिए। और यानी आप ये देखिए कि ये आदमी जो है, अभी तो गाय के मीट की बात हो रही है, अब गाय के मूत को भी वो कह रहा है और वो ये जानता है कि ये झूठा है, लेकिन उसके बाद वो क्या करेगा, अपना जो पेशाब बेच रहा है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा दाम में, पेट्रोल से ज़्यादा दाम में बोल रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि शहद से भी ज़्यादा दाम के अंदर जो पेशाब बेचा जा रहा है, उस पेशाब को बेचने का क्या है कि मुसलमान एंगल खड़ा कर दो, उसमें मुसलमानों का नाम कर दो कि मुसलमान देखो इसको मूत को नहीं इस्तेमाल करते। बहुत सारे हिंदू नहीं कर रहे हैं, उसकी वो नहीं कर रहे, लेकिन मुसलमान वो ले आया और कुरान को भी उसने, कुरान शरीफ को भी उसने उसके अंदर शामिल कर दिया। तो कितना क्रिमिनल दिमाग है। यानी गाय का मसला हो, गाय का मीट हो या गाय का मूत हो, उसमें उन्होंने मुसलमान से हिसाब किताब करना है। अच्छा, ये कैसे शुरू होता है, ये कत्लेआम कैसे शुरू होता है, उसका मैंने इतिहास जुटाया है, आपके सामने रख रहा हूँ। असल में हुआ ये कि आरएसएस का जो सबसे इम्पोर्टेंट दार्शनिक है उसका हम जानते हैं, उसका नाम है गोलवलकर, जिसको प्रोफेसर रामचंद्र गुहा गुरु ऑफ हेट भी कहते हैं, नफ़रत का गुरु कहते हैं। उसने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जनाब जी 7 नंबर जी, स्पॉटलाइट जो उनके आरएसएस का पब्लिकेशन है, जिसमें उनके सारे इंटरव्यूज़ हैं मुख्य तौर पर। ये उन्होंने, और ये अंग्रेज़ी में है, मैंने उसका हिंदी किया है। इसकी उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि गाय का मीट खाने का प्रचलन इंडिया में कैसे शुरू हुआ। तो ज़रा सुनिए ज़रा उसकी बात। इसका प्रारंभ हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के साथ हुआ। लोगों को गुलामी के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को आत्मसम्मान से जुड़ी हर चीज़ का निरादर करो। इसी सोच के चलते गौवध भी शुरू हो गया जी। तो हमने देखा कि किस तरह से एक शर्मनाक झूठ, ये आरएसएस का सबसे बड़ा दार्शनिक, ये वो आदमी है जिसको मोदी जी कहते हैं कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उनकी वजह से, उन्होंने ही मुझे राजनीति में लेकर आए और ये जो प्रधानमंत्री मैं बना उन्हीं की ट्रेनिंग का नतीजा है। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा अय्यार है, कितनी सफाई से झूठ बोल देता है। और बदकिस्मती से इसको उस वक्त भी किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब भी जो है इस बात को पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोग डिस्कस नहीं करते, जो हमारे लोग माने जाते हैं, जो आरएसएस विरोधी माने जाते हैं। अच्छा, ये कितना बड़ा झूठ है। कोई आरएसएस विरोधी की बात नहीं करेंगे हम, कोई उनकी क्रिटिक की बात नहीं करेंगे, किसी विदेशी लेखक की बात नहीं करेंगे, किसी मुसलमान लेखक की बात नहीं करेंगे। हालांकि मुसलमान लेखक भी, मुसलमान इतिहासकार भी उतने ही नाकारा हैं जिसकी वजह से आज आरएसएस इस नतीजे पर पहुंची है। लेकिन ज़रा सा हम विवेकानंद जी का सुन लें। विवेकानंद जी क्या कहते हैं। विवेकानंद जी कौन है? विवेकानंद जी ना तो कोई मुसलमान रसूल हैं, विवेकानंद जी कोई मुसलमान इंटेलेक्चुअल हैं, ना ईसाई इंटेलेक्चुअल हैं, ना दलित इंटेलेक्चुअल हैं। विवेकानंद जी वो हैं जिनकी मूर्तियां आरएसएस वाले आजकल सब जगह लगवाते घूम रहे हैं। ये गए 1900 के अंदर अमेरिका के अंदर जो विश्व रिलीजन्स का धर्मों का जो कॉन्फ्रेंस था, और वो वहाँ से निकले वो और एक आए, ये जगह थी जनाब कैलिफोर्निया में, पसडोना एक जगह है कैलिफोर्निया के बराबर पास में। उसमें वो बुद्धिस्टिक इंडिया पर भाषण कर रहे हैं जी। ये वॉल्यूम 3 के अंदर है, ये वॉल्यूम 3 के अंदर है जनाब उनके। वो कह रहे हैं, आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के आधार पर मैं कहूं, अगर प्राचीन जो स्रोत रहे उनके आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है, जो बीफ नहीं खाता है, महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना, वो उसे खाना चाहिए जी। जी
अच्छा, ये जो मैं इससे पढ़ रहा हूँ, मैंने विवेकानंद जी का मैं पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ उनकी कोई चीज़, मैंने गालिबन कोई ही छूटा हो तो मुझे पता नहीं, ये सारा हिंदी भी मैंने उनके जमा किया, पर बड़ा दुख है और बड़े शर्म की बात है, मतलब मेरे से छूट गया हो तो कोई बताएं। ये हिंदी में जो ये अद्वैत आश्रम जो शुरू की थी विवेकानंद जी ने, उनकी छापी हुई है, ये भी उनकी छापी हुई है। इसमें से ये सारे गायब हैं, ये जो मैं पढ़कर सुना रहा हूँ अंग्रेजी से, वो इसमें हिंदी वाले में सारे गायब हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई बताता है कि इसके अंदर है, क्योंकि ये जो सारे वॉल्यूम है मैंने पढ़ा है शुरू से आखिर तक, हर वॉल्यूम को नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ सुनिए, इसी के अंदर, इसी वॉल्यूम 3 के अंदर ही, इसी भारत में, अच्छा ये क्या है, ये भाषण कर रहे हैं मदुरा में ब्राह्मणों की कॉन्फ्रेंस में जी, और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मेरा सुनिए। इसी भारत में एक समय था जब गौ मांस खाए बिना कोई भी ब्राह्मण नहीं रह सकता था। आपने वेदों में पढ़ा है कि जब एक सन्यासी, एक राजा या एक महान व्यक्ति किसी घर में आता था तो सबसे अच्छे बैल को मार दिया जाता था। समय के साथ यह कैसे पाया गया कि चूंकि हम एक कृषि जाति थे, इसलिए सबसे अच्छे बैलों को मारने का मतलब नस्ल का विनाश था। इसलिए यह प्रथा बंद कर दी गई और गायों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई गई। ये सारा इतिहास में दर्ज है कि कैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने पर वो इस पर अंकुश लगा, क्योंकि वो ये जो बलि चढ़ाना हर वक्त में, बलि, मौसम अच्छा है तो बलि चढ़ाओ, 10 गाय की बलि चढ़ाओ, मौसम खराब है तो मौसम अच्छा करने के लिए 100 गाय की बलि चढ़ाओ या किसी दूसरे की बलि चढ़ाओ। ये तो हमको क्या बताने की ज़रूरत है कि अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का जो जिक्र है वो तो ऋग्वेद के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आप ऋग्वेद के अंदर आप जब चाहेंगे अश्वमेध को किस तरह से उसका मीट जो है किस तरह से खिलाया जाता था, तो वो सारे, और ये बीफ का जो है, अभी हम क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पर आएंगे, बाबा साहब पर आएंगे, तो उन्होंने तो वेदों में बीफ ईटिंग उस पर बहुत विस्तार से काम किया है, उस पर करेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको पूरी बात को समझाया। कोई भी इंसान, ये हम जो कहना चाह रहे हैं और जो देश के ज़्यादातर लोग कहना जा रहे हैं, धर्म हुआ, खाना हुआ, कपड़े हुए, पहनावा हुआ, घर हुआ, मकान हुआ, इसकी आज़ादी भारत के लोग जो रह रहे हैं उनको संविधान ने दी है। आप किसी को बंद नहीं कर सकते, किसी को पाबंद नहीं कर सकते और किसी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप ये करें। जी हाँ, क्योंकि हम प्रजातंत्र देश में रह रहे हैं। इसीलिए जो बाकी लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी पावर के लिए सब कर रही है, इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम संविधान के मूल सिद्धांत को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। इच्छा भारतीय की होगी, उसकी इच्छा चलेगी कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे विवाह करेगा और कहाँ जाएगा और किस पर वर्शिप करेगा। लेकिन जो हम लोग पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रेशर बनाया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो वो गलत है, यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी समझाया गया कि जो इतना शाकाहार बोल रहे हैं और हिंदू धर्म को शाकाहार से जोड़ रहे हैं, उनका इतिहास क्या है, इसको आपको शमशुल इस्लाम साहब ने समझाया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप जानना चाहेंगे कि देश में क्या चल रहा है और क्या मुद्दा है, तो इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें। फिर होगी मुलाकात, ऐसे ही मुद्दे को लेकर आएंगे जिसका ताल्लुक, जी हाँ समझिएगा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं व्यूज़ बटोरने के लिए, हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन हम ख़ास करके वो मुद्दा उठा रहे हैं जो देश के लिए ज़रूरी है, देश के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे जब तक हम खुद स्वतंत्र हैं।